नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 15 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज आर्मी डे भी होता है और आज क्या क्या न्यूज़ होगा, तो आज द हिंदू नहीं आता है। पोंगल के कारण से कल प्रेस बंद रहता है, इसलिए आज द हिंदू प्रकाशित नहीं हुआ है। एक ही न्यूज़पेपर है आज हम लोगों के पास, इंडियन एक्सप्रेस है। उसी के जो न्यूज़ है उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। 3 टॉपिक होंगे, तीनों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या है वो चीज़ और किस प्रकार से वो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ईरान अपना राजधानी चेंज कर सकता है आने वाले दिनों में, तो उसको देखेंगे हम लोग। भारतीय मौसम विभाग का 150 वर्ष पूरा हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने मिशन मौसम को शुरू किया है। मिशन मौसम को शुरू किया है, इसको भी देखेंगे हम लोग। और भी एक छोटा सा चक्रवात का टॉपिक है जो हाल के दिनों में हिंद महासागर में देखा गया है, इसको भी प्रीलियम फैक्ट के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है ड्राफ्ट एग्रीमेंट को गाजा सीज फायर को लेकर। हमास और इजराइल के बीच में कतर इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और कतर में ये समझौता हुआ है। अभी ड्राफ्ट जो था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिसमें यह है कि 3 चरणों में सीज फायर को लागू किया जाएगा। इजराइल के जो बंधक बनाए गए हैं उनको छोड़ा जाएगा और इजराइल के पास भी जो कुछ फिलिस्तीनी लोग बंदी हैं उनको छोड़ा जाएगा और जो कुछ बंधक मर गए थे उनकी डेड बॉडी वगैरह को भी लौटाया जाएगा। ये 3 स्टेज में इसको लागू किया जाएगा। जब ये लागू होगा उसके बाद इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल आज का हेडलाइन देखिए क्या है। एक तो हेडलाइन है आपका महाकुंभ को लेकर, कल पता ही होगा कल के दिन महासंक्रांति के दिन में क्या होता है, तो वहाँ पर शाही स्नान जिसको कहा जाता है, जिसमें नागा साधु या अलग अलग जो साधु वर्ग होते हैं वो सबसे पहला स्नान करते हैं। इसको शाही स्नान भी बोलते हैं, अमृत स्नान भी कहा जाता है। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है कि प्रधानमंत्री जी ने कल भाग लिया है। भारतीय मौसम विभाग का 150 वर्ष पूरा हो गया है, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ वार्तालाप की है। वहाँ से प्रीलियम एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी, क्या उसकी उपलब्धि रही है, ये सारा कंटेंट मैंने PIB से उठाया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके देखते चलिए। भारतीय मौसम विभाग है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है सबसे पहला, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विभाग IMD ने राष्ट्र को समर्पित अपनी उत्कृष्ट सेवा की 150वीं वर्षगांठ को कल मनाया है। 1875 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1875 में स्थापित किया गया था। IMD आपदा प्रबंधन, कृषि, विमानन और सार्वजनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भारत का मौसम विभाग 1875 में यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान स्थापित हुआ था और तब से बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें मौसम के सटीकता का अनुमान को और भी ज़्यादा सटीक बनाना पड़ेगा। मौसम का जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं उसको और भी ज़्यादा सटीक हमें बनाना चाहिए, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। इसी को लेकर एक मिशन शुरू किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम रखा गया मिशन मौसम। मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, समझते चलिएगा। ये PT और मेंस के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो गया आपका। IMD की स्थापना की 150 वर्ष। प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी 2025 को भारत मंडपम जो प्रगति मैदान है वहीं पर यह समारोह आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है आपसे, 150वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इसकी उल्लेखनीय यात्रा प्रकाश डालते हुए उन्होंने क्या कहा, 150 साल की विरासत आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति का प्रतीक है। तो आपसे मैंने एक सवाल पूछा है कितनी बार कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं पूछता हूं कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, तो उसमें एक फैक्टर आपको ये भी लिखना पड़ता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट और जलवायु, इन चीज़ों को लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी काफ़ी मदद की है, जिससे भारतीय मौसम विभाग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगर आप NCERT ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही भयानक चक्रवात आया था जिसमें 25,000 के करीब में लोग मारे गए थे। 25,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। उसके बाद भारत सरकार ने तय किया कि किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन चक्रवात जैसी जो आपदा आती है इसका हम पूर्वानुमान सटीकता के साथ लगाएंगे। ये किस तरफ से गुजरेगा, कहाँ के लिए जाएगा, ये भी हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, जिससे हम उस पूरे एरिया को खाली कराकर जान माल की हानि को कम कर सकें, कम से कम किसी की मृत्यु ना हो। अब आपने देखा होगा हर वर्ष बहुत सारे चक्रवात आते हैं लेकिन लोगों की मृत्यु नहीं होती है। किसी चक्रवात में तो 0 मृत्यु का टारगेट रखा जाता है और वो पूरा भी कर लेते हैं हम लोग। किस प्रकार से हो पाता है ये चीज़, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से ही हो पाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पाता है। मिशन मौसम की शुरुआत की है उन्होंने। क्या बोला है उन्होंने कि
उन्नत मौसम निगरानी प्रौद्योगिकी, उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन विधि, अगली पीढ़ी के रडार उपग्रह, उच्च क्षमता युक्त कंप्यूटिंग प्रणाली यानी कि हाईटेक जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं के माध्यम से भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र में बदलना है। दरअसल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वर्षा के मौसम में ही वर्षा हो, चक्रवात के दिनों में ही चक्रवात आए। कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार की बन सकती है। इसीलिए हमें इस क्षेत्र में और भी टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, अगली पीढ़ी की चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम इसका सटीकता से अनुमान लगा सकें और अपने यहाँ के लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकें। इसी को लेकर कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो मिशन मौसम इसका नाम दिया गया है। मिशन मौसम पूछेगा कि क्या है, तो बस यही चीज़ है एक लाइन बताने के लिए कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि अत्यधिक हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए मौसम के सटीकता के साथ अनुमान लगाना, आपदा प्रबंधन में मदद करना, यही इसका लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मार्ट डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके साथ ही IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया है, जिसे मौसम संबंधी प्रतिरोधकता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के रोड मैप की रूपरेखा दी गई है। क्योंकि भारत 2047 में अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तो उस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट, हर क्षेत्र हमारे साथ आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र जो हम 2047 में होने जा रहे हैं, लक्ष्य तो कम से कम यही रखा गया है। और हो भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना है, हो भी सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर सेक्टर हमारी इकोनॉमी का हमारे साथ साथ विकसित हो, ऐसा ना हो कि कोई एक क्षेत्र छूट जाए। इसीलिए इस प्रकार के टारगेट रखे गए हैं। जलवायु अनुकूल राष्ट्र और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र क्या होता है आपको पता चल गया कि आने वाले समय में तापमान, वर्षा, चक्रवात, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बना सकते हैं। एक्सट्रीम होगा, तापमान ही बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा। आज के ही पेपर में है, एक छोटा सा टॉपिक है कि भारत को प्राकृतिक आपदाओं के कारण से GDP का 10% तक की हानि उठानी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया भाई। तो इस चीज़ों का अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं और देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ये चीज़। ओके, तो इस टॉपिक को समझ लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, उससे पहले एक छोटा सा PT फैक्ट और बता देता हूँ। पब्लिक ऑब्जर्वेशन क्या है? ये पब्लिक ऑब्जर्वेशन करके एक ऐप आता है, जिस ऐप को IMD ने पिछले वर्ष लॉन्च किया। ये ऐप क्या करता है? तो ये ऐप भी वही काम करता है जो आप पब्लिक लोग हैं, हम और आप हैं, जनता है सामान्य, ये अपने एरिया के मौसम के बारे में कुछ अपडेट दे सकते हैं। इसी के पर्पस से इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पब्लिक ऑब्जर्वेशन ये ऐप है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है कि ईरान जो है, जिसकी राजधानी वर्तमान में तेहरान है, वो अपनी राजधानी को देश के दक्षिणतम भाग में मकरान तट के समीप, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के प्रांत दोनों में पाया जाता है मकरान का तट, तो इसी मकरान के पास में अपना राजधानी ले जाने की योजना बना रहा है। कौन? तो ईरान। उसका मैप पर भी देखेंगे, मकरान शहर के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रीलियम में ये पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है। अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान और उसका पड़ोसी है ईरान। ईरान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। ईरान हमारा डायरेक्टली तो पड़ोसी नहीं है, लेकिन उसके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं हमारे, इसलिए हो सकता है कि वहाँ से सवाल पूछ ले आपसे। देखिए क्या है अगला टॉपिक, ईरान की राजधानी मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत। दरअसल मकरान जो है ये हिस्टोरिक रहा है, सिकंदर की विरासत से जुड़ा हुआ ये जगह है, और बलूचिस्तान का आपने नाम अगर सुना होगा तो उसी के समीप में स्थित है। ईरान आर्थिक और पारिस्थितिक चिंताओं के कारण जो वर्तमान में तेहरान है, मैं उसका मैप आपको दिखाऊंगा। उस तेहरान के साथ जिस प्रकार से दिल्ली के साथ क्या समस्या ज्योग्राफिकल कि इसके इर्द गिर्द जो जगह है उसके कारण से दिल्ली में क्या हो पाता है, तो पॉल्यूशन की समस्या क्रिएट हो जाती है। जब यहाँ पर हीट का मौसम होता है, गर्मी का, तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, और जब यहाँ पर ठंड का मौसम है अभी, तो एक्सट्रीम ठंड यहाँ पर पड़ने को देखेगी आपको। तो इस कारण से ज्योग्राफिकल कंडीशन दिल्ली के साथ भी कोई अच्छा नहीं
ही है। पॉल्यूशन जो दिल्ली में इतना ज़्यादा होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी जिम्मेदार होते हैं। तो ईरान अपनी राजधानी जो अभी वर्तमान तेहरान है उसको दक्षिण में बिल्कुल तट के समीप में समुद्र के किनारे मकरान के पास में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। प्राचीन काल में मकरान उस क्षेत्र में उल्लेखनीय था जहाँ सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व के बाद मैसेडोनिया की ओर पीछे हटते समय अपने 1/3 सैनिकों को यहाँ पर खो दिया था। मकरान तट की इसलिए भी प्रसिद्धि है। और क्या है तो भाई समुद्र के किनारे में स्थित है। ईरान की अपनी राजधानी स्थानांतरण करने की योजना संबंध प्रमुख तथ्य क्या है तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, तेहरान 200 वर्षों से अधिक से ईरान का क्या है तो कैपिटल है। भारत की राजधानी दिल्ली कब कैपिटल बनी है आप मुझे बता देंगे, पता ही होगा आपको। दिल्ली बम कांड भी हुआ है जब राजधानी अपनी कहाँ से हो रहा था, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था तब। तो आप मुझे एक बार ईयर बताइएगा कि कब हुआ है। तेहरान की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसकी स्थापना ईरान के कजार वंश के पहले शासक आगा मोहम्मद खान के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगर पीटी में सबसे ख़राब सवाल पूछेगा, वैसे कभी नहीं पूछेगा ये चीज़ क्योंकि ईरान के इतिहास से है, अगर पूछता है मान लीजिए तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। नियोजित स्थानांतरण ईरान अपनी राजधानी को तेहरान से सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मैं मैप पर दिखाऊंगा। बिना मैपिंग के ये सवाल हो ही नहीं सकता ये टॉपिक। मकरान में स्थानांतरित करने का आशय रखता है क्योंकि तेहरान में जनसंख्या अधिक होने से प्रदूषण, जल की कमी और ऊर्जा की कमी मुख्य संकट बन रहा है। साथ में ईरान की इकोनॉमी की जो हब है वो उसका दक्षिण में ही स्थित है, उसके दक्षिण के पास में ही स्थित है। इसीलिए वो चाह रहा है कि राजधानी को स्थानांतरित करने का सबसे पहला विचार 2000 के दशक के प्रारंभ में महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति के काल में उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इसका प्लानिंग किया गया था। लेकिन अब 2025 में ये करने जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट और बताता हूँ जो 2025 में संभावित है। इजराइल और अमेरिका प्लान कर रहे हैं कि 2025 में ईरान को निपटाया जाए। हाँ, ये सच है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बिल्कुल घृणा करते हैं, ये सच है। उन्होंने ही जो ईरान के साथ परमाणु डील था जिसको जकोपा कहा जाता है, इसको उन्होंने जब इससे पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। ईरान के साथ उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होती है। और अब चूँकि इजराइल जो है वो गजा में भी हमास को निपटा चुका है और पता ही होगा आपको लेबनान में भी जो हिजबुल्लाह संगठन था उसको निपटा चुका है। हूतियों को भी कहीं हद तक ठिकाने लगा दिया उसने। अगला टारगेट इनका ईरान ही है। 2025 में ईरान में कुछ बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें पहला चीज़ तो यही है कि वहाँ की जो सत्ता है अभी जो चरम इस्लामिक कानून के आधार पर चलाया जाता है। 1980 के रिवॉल्यूशन के पश्चात ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था ईरान में, उससे पहले लिबरल गवर्नमेंट हुआ करती थी। महिलाओं को संपूर्ण आज़ादी हुआ करती थी ईरान का। 1980 से पहले का आप देखिएगा फ़ोटोज़ और अब का देखिएगा। 1980 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में क्या हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन क्रांति इसीलिए उसको कहा जाता है। संपूर्ण सत्ता और संविधान का परिवर्तन कर दिया गया और एक इस्लामिक राष्ट्र में उसको परिवर्तित कर दिया गया। शरिया में भी कठोर शरिया वहाँ पर लागू किया जाता है, जहाँ पर महिलाओं को बाल दिखने के कारण से अगर उनके बाल दिख जाते हैं हिजाब के बाहर तो पीट कर मार दिया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में भी। अब जो है 2025 में माना जा रहा है, ऐसा कई सारे दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2025 में ईरान में कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले तो वो राजधानी बदल रहे हैं अपना, बाकी बाहरी दबाव के कारण ही बहुत कुछ बदलेगा वहाँ। जब बदलेगा तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। मकरान का सामरिक महत्व क्या है? ओमान की खाड़ी के निकट मकरान का सामरिक स्थान समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाना है। चाबहार जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण मकरान तट ईरान के पेट्रोलियम भंडार और तटीय व्यापार का प्रमुख स्रोत होगा। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और 2003 से विकसित चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ ईरान का लक्ष्य मकरान को मध्य एशिया के हिंद महासागर से जोड़ने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर में बदलना है। मकरान बलूचिस्तान पठार का ही भाग है। जिस प्रकार से अपने देश में है ना दक्षिण का पठार, उसी प्रकार से पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्र में बलूचिस्तान के पठार का विस्तार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे अधिक गरीब और पिछड़ा हुआ प्रांत भी पाकिस्तान का बलूचिस्तान ही है।
अगर हम लोग रकबा के हिसाब से देखेंगे तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया बलूचिस्तान ही कंटेन करता है। लेकिन सबसे फिसड्डी है वो अर्थव्यवस्था, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। एक्सट्रीम वहाँ पर क्या है तो गरीबी है। एक्सट्रीम गरीबी मतलब बच्चों को बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो ये है वहाँ का। बलूचिस्तान पाठार का भाग है ये, और ये ईरान में भी फैला हुआ है। मकरान तट पर पाकिस्तान बंदरगाह ग्वादर और ईरानी बंदरगाह चाबहार स्थित है, जो होर्मुज, जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जिसको बंद करके ईरान हमेशा धमकी देता है कि मैं फारस की खाड़ी को बंद कर दूंगा, जिससे अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं वो भी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फारस की खाड़ी, और अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी बड़े स्तर पर तेल का वहाँ से आदान प्रदान होता है। मकरान कोस्ट जरा मैप में देखिए आप, ये है ईरान का मैप। अभी वर्तमान तेहरान यहाँ पर है, मैं उसका भी मैप दिखाऊंगा। अब मकरान कोस्ट ये है, ये पाकिस्तान में भी पड़ता है और ईरान में भी पड़ता है। यहीं पर वो चाह रहे हैं कि हम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके यहाँ पर लाएं। ये ईरान है। यहाँ पर दस्त ए कबीर, क्या बोला मैंने, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये क्या है, दस्त ए लूट, ये क्या है भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, कबीर को लूटा गया ईरान में, यानी कि ये दोनों मरुस्थल हैं। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ये ईरान के दो बड़े मरुस्थल हैं। ईरान उत्पादन के दृष्टिकोण से बादाम उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक केसर का उत्पादन यहीं पर किया जाता है। ईरानियन बादाम भी दुनिया में सबसे अच्छे बादाम में जाना जाता है। ईरान जो है आप जानते ही होंगे आत्मनिर्भर देश है। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सैंक्शन किसी देश पर दुनिया में लगाए हैं तो ईरान पर ही लगाए हैं, लेकिन कुछ खास फर्क इसको पड़ता नहीं है। ये तेहरान है वर्तमान में, इसको यहाँ पर लाया जाएगा, राजधानी स्थानांतरित करके मकरान के समीप में लाया जाएगा। हो सकता है इसका नाम भी परिवर्तित किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, यही है होर्मुज की जल संधि, यही है। ओके, अगला टॉपिक है अपना जिसका नाम क्या है, चक्रवात डीके लेडी से मायोटा पर प्रभाव पड़ा है। डाउन टू अर्थ से मैंने ये उठाया है, डाउन टू अर्थ मैगजीन आती, पत्रिका आती है। ज्योग्राफी वाले इसको पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका होता है ना यूपीएससी में, वो इसको पढ़ते हैं। चक्रवात डीके लेडी ने मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोटा को प्रभावित किया है। ये किसका क्षेत्र है, तो फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रांस का क्षेत्र है, फ्रांस का क्षेत्र है। उपनिवेश जब बनाए गए उपनिवेशी काल में, उसी के दौरान से ये फ्रांस का क्षेत्र है। दुनिया भर में आज भी इनके क्षेत्र फैले हुए हैं, जो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर स्थित हैं। मायोटा का परिचय, इसमें कोमोरोस द्वीप समूह के दो द्वीप भी शामिल हैं, जिसमें मुख्य द्वीप को मायोटा या ग्रांडे टेरे और छोटे द्वीप को पामंडजी या पटीटे टेरे कहा जाता है। ये नाम है इनका, पटीट टेरे, पेटिट टेरे, इनका नाम है पेटिट टेरे, पामंडजी ये इसका नाम है। आप नाम को याद रखिएगा, ये अफ्रीकन नाम है और उसको उन्होंने फ्रांस के लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। यह फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों का सबसे गरीब क्षेत्र है, सबसे गरीब क्षेत्र है ये, सबसे गरीब क्षेत्र। आपसे एक सवाल अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का हिंदू बहुल राष्ट्र कौन सा है, हिंदू आबादी बहुल राष्ट्र कौन सा है, बताइए। मॉरिशस, मॉरिशस अफ्रीकन जो महादेश है उसी में आता है वो। ओके, फ्रांस ने वर्ष 1843 में मायोटा को कॉलोनी बनाया। कब, 1843 ईस्वी में। 1904 में कोमोरोस समेत संपूर्ण द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। देखिए ये क्या है, मोजाम्बिक देश है, ये दाल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर इसी के समीप से मानसून भारत की तरफ में आती है, आपने पढ़ा होगा। ये मोजाम्बिक चैनल है, कौन सा है ये, तो ये मोजाम्बिक चैनल है। ये तंजानिया देश दिखेगा आपको, तंजानिया दिखेगा, मोजाम्बिक चैनल है, ये मोजाम्बिक चैनल इसको कहा जाता है। ओके, ये याद रहेगा आपको। वर्ष 1974 जनमत संग्रह 95% लोगों ने अलगाव का समर्थन किया, लेकिन मायोटा के 63% लोगों ने फ्रांस में रहने के पक्ष में मतदान किया था। ग्रांडे कोमोर, अंजुआन और मोहेली ने वर्ष 1975 में स्वतंत्रता घोषणा की। मायोटा पर अभी भी पेरिस ने शासन किया हुआ है और पेरिस का ही अभी भी शासन चलता है, क्योंकि मायोटा के लोगों ने ही चुना था कि हम अफ्रीकन शासन के तहत में नहीं रहना चाहेंगे, हम फ्रांस के शासन में ही रहना चाहेंगे। इसीलिए फ्रांस के शासन में अभी भी ये देश जो है, छोटा सा द्वीप जो है, ये अभी भी स्थित है और वर्तमान में चक्रवात से प्रभावित हुआ है। चक्रवात चीडो जो दिसंबर 2024 में मायोटा पर आया था, 90 वर्षों में द्वीप समूह में आने वाला सबसे भयंकर चक्रवात था। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा
हाल ही में चक्रवात चीडो है, ये किस महासागर में देखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। किस द्वीप के समीप में आया था? मायोटा द्वीप समूह। मायोटा द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा है। ये किस देश के तहत में शामिल है? तो ये फ्रांस का क्या है? तो उपनिवेश है। फ्रांसीसी शासन यहाँ पर लागू है, ये आप बता सकते हैं। आज का ये 3 टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। और आज द हिंदू नहीं आया था, इसीलिए कम ही टॉपिक है। अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।